आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिसमें किन किन बातों पर रोक रहेगी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही उस एक गलती के बारे में बात करेंगे जिससे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई देखने के लिए नहीं मिली है। पंचायत चुनाव को लेकर के आज के समाचार पत्रों में क्या क्या जानकारियां देखने के लिए मिली हैं, पूरी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कल पंचायत चुनाव के लिए एक अहम दिन था, जिसमें फाइनल आरक्षण सूची के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई देखने के लिए मिलनी थी। साथ ही उम्मीदों से परे चुनाव आयोग ने भी पंचायत चुनाव की तारीखों का तुरंत ही ऐलान कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही। अब ऐसे में पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आदर्श आचार संहिता पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है। वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दिया था कि पूरे प्रदेश में 4 चरणों में पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। इसी को लेकर के अब नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसी संबंध में जानकारी देखने के लिए मिल रही है। देख लीजिए, यूपी पंचायत चुनाव नामांकन को लेकर गाइडलाइंस जारी। जानिए किन बातों पर रहेगी रोक। दोस्तों जो भी गाइडलाइंस जारी की जा रही है, इनको अच्छे से आप लोग समझिएगा। एक गलती आपका नामांकन रद्द करवा सकती है। तो यहाँ पर बताया गया, पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दिनों में उम्मीदवार के साथ आने वाली भीड़ को विकासखंड मुख्यालय से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही रोक दिया जाएगा। इस बारे में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा की ओर से सभी जिला अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है, नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसका चुनाव एजेंट, प्रस्तावक और सहायता के लिए एक अन्य व्यक्ति को ही आने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि उम्मीदवार के अतिरिक्त 3 लोग और उसके साथ विकास खंड मुख्यालय के अंदर जा सकेंगे। यह भी कहा गया है कि नामांकन की जांच और चुनाव चिन्ह आवंटन के दिन उम्मीदवार के साथ एक अन्य व्यक्ति को ही सहायता के लिए आने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन यह भी ध्यान रखा जाए कि इस बारे में कोई व्यक्ति जो अपना नामांकन दाखिल करना चाहता है, नामांकन स्थल तक पहुंचने से उसे रोका न जाए। इसके अलावा नामांकन करने के लिए विकासखंड परिसर के पास जलसे के रूप में भीड़ एकत्र न हो और न ही कोई व्यक्ति अस्त्र शस्त्र लेकर परिसर में जाए। इसके लिए दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत आदेश पारित करके प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करवाया जाए। तो दोस्तों इस बार के पंचायत चुनाव कोविड के बढ़ रहे मामलों के बीच संपन्न कराए जा रहे हैं। ऐसे में आपको सभी सावधानियों के साथ अपना नामांकन करना है। बाद में आपका नामांकन किसी छोटी सी चूक की वजह से रद्द ना हो जाए, इस बात का सभी लोग ध्यान रखिएगा। 5 साल से आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा, आचार संहिता लग चुकी है। हमने आपको पहले ही बता दिया था, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान 27 मार्च तक कर दिया जाएगा। उसी क्रम में ये जानकारी देखने के लिए मिली है। साथ ही हमने आपको स्पष्ट तौर से बताया था, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करा लीजिए। पंचायत चुनाव के लिए अधिक समय आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस बार के पंचायत चुनाव में बहुत कम समय मिलने वाला है आपको अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं डीएम ने जारी की सूचना, आचार संहिता लागू। इसमें देख लेते हैं, मेरठ जनपद से जानकारी देखने के लिए मिल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी अधिसूचना के तहत डीएम जिला मुख्यालय अधिकारी के बालाजी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सूचना शुक्रवार को जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत अब जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नए विकास कार्यों पर 2 मई तक रोक लगा दी गई है। मेरठ जिले के 13,35,065 वोटर 7709 ग्राम पंचायतों प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। 13 अप्रैल से जिले में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 26 अप्रैल को मतदान देखने के लिए आपको मिलेगा। आयोग ने जारी अधिसूचना के बाद शाम में डीएम के बालाजी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सूचना जारी कर दी। डीएम की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार मेरठ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अब 27 मार्च को जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायतों के चुनाव से संबंधित चुनाव अधिकारी की ओर से सूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन पत्रों की बिक्री भी प्रारंभ हो जाएगी। नामांकन की कार्रवाई 13 अप्रैल से देखने के लिए आपको मिल जाएगी। अब आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब कोई भी नया विकास कार्य नहीं कराया जाएगा। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, कितने वोटर्स हैं, प्रत्याशी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ग्राम प्रधान, बीडीसी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर कार्यक्रम भी दिया गया है। 26 मार्च को डीएम साहब की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो देख लीजिएगा, पूरा कार्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। पूरे प्रदेश में 4 चरणों में पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। पहला चरण आपको 15 अप्रैल को देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। जैसा कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में कल
पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर के सुनवाई होनी थी, जिसमें आरक्षण सूची को 1995 को आधार वर्ष मानकर जारी करने के लिए याचिका डाली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां से सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में 1995 समर्थकों को बड़ा झटका वहां से देखने के लिए मिल रहा है। सिर्फ एक गलती की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार किया है। क्या है वो गलती, हम आपको बताएंगे। पहले आप ये न्यूज देख लीजिए। पंचायत चुनाव आरक्षण लिस्ट की याचिका पर जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 15 मार्च के फैसले को, जिसमें यूपी सरकार को पंचायत चुनाव में सीटें सुरक्षित करने के लिए आधारित वर्ष 2015 को मानने और चुनाव 25 मई तक कराने का आदेश दिया था, के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया है। राज्य में अब पंचायत चुनाव में वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षण व्यवस्था की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस S.A. बोबड़े अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने शुक्रवार को कहा, पंचायत चुनाव के खिलाफ याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। इस पर याचिकाओं ने अपनी याचिकाएं वापस ले ली। कोर्ट ने कहा, चाहें तो हाईकोर्ट में ही इस मामले को उठा सकते हैं। एक याचिकाकर्ता जौनपुर जिले के ईसापुर ग्राम पंचायत का था, जिसने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जारी की गई यूपी सरकार की चुनाव कराने की 17 मार्च की अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी सीट जो थी पहले अनारक्षित थी, लेकिन नई व्यवस्था में अब वह ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित हो गई है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार के 11 फरवरी के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें आरक्षण के लिए 1995 को आधारित वर्ष मानने के लिए कहा गया था। मौजूदा याचिकाकर्ता ने कहा कि कोर्ट के संज्ञान में यह तथ्य नहीं लाया गया। यूपी पंचायती राज सीटों का आरक्षण और आवंटन नियम 1994 को 9 फरवरी 2021 को संशोधित कर दिया था और उसके बाद ही सरकार का आदेश आया था। याचिका में कहा गया कि सरकार ने 4 जिलों गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, गोंडा और संभल का पुनर्गठन नहीं किया है, जबकि 71 जिलों में 2015 के हिसाब से आरक्षण चलेगा। इसी गड़बड़ी को दूर करने के लिए कानून में संशोधन भी किया गया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो देखने के लिए मिली है वो याचिकाकर्ता की तरफ से देखने के लिए मिली है। उसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं डालना चाहिए था। जो 15 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के द्वारा फैसला दिया गया था, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं थी, ना ही तो वो उसमें याचिकाकर्ता था, ना ही वो पार्टी था उसमें। इस वजह से उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं बनता था जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट को जाए। अगर सरकार चाहती तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी, तो वहां पर आपको सुनवाई देखने के लिए मिल सकती थी। यानी जो दो पक्ष होते हैं और उन्हीं को अधिकार होता है कि वो अपनी बात को आगे लेकर के जा सके। अगर याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में ही दोबारा से इसी को लेकर के अगर याचिका डालता तो निश्चित रूप से आपको वहां से सुनवाई देखने के लिए मिलती और निश्चित रूप से वहां पर कुछ न कुछ आपको देखने के लिए मिलता। इस चीज की आशंका शुरू से बनी हुई थी, उसी चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में दोस्तों हमने आपको जानकारी दे दी थी कि पूर्व में भी एक मैटर पहुंचा हुआ था उत्तराखंड से, जिसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार का मैटर बताते हुए दखल देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की है। याचिकाकर्ता को कहा गया है कि अगर वो चाहे तो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में ही दोबारा से अपील कर सकता है, उसका वैधानिक अधिकार बनता है। अब ऐसे में एक याचिका हाई कोर्ट में लगी भी हुई है, तो उस पर कब सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, पूरी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जो लोग 1995 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण चाहते थे, वो लोग बहुत ही निराश दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आपके पास विकल्प खुला हुआ है, आप हाई कोर्ट में अपनी याचिका को डाल सकते हैं। अब पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार की तरफ से तेजी देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि हमने आपको बता दिया, अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी पंचायत चुनाव को संपन्न करा लिया जाए। इसी क्रम में एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। आरक्षण सूची में आपत्तियों के बाद कोई फेरबदल देखने के लिए नहीं मिला है। ऐसे में लोग काफी कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं, सर अगर आपत्ति के बाद अगर संशोधन नहीं करना था तो आपत्तियां ली ही क्यों गई थीं? ऐसी की आशंका शुरू से ही बनी हुई थी। हमने भी आपको बता दिया था कि कोई खास परिवर्तन आपको आरक्षण सूची में आपत्ति के बाद देखने के लिए नहीं मिलेगा। पूरे प्रदेश में एक आध सीट बदल जाए तो उसका नहीं बोल सकते, क्योंकि पूर्व में भी 2-3 मार्च को जो आरक्षण सूची जारी की गई थी उस पर भी आपत्तियां ली गई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई वहां से देखने के लिए नहीं मिली थी। सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था। तो कोई बदलाव नहीं है। जो आरक्षण सूची आपको 20 और 21 मार्च को देखने के लिए मिली थी, वही आरक्षण सूची पुनः जारी कर दी गई है। तो दोस्तों अधिक समय नहीं है, सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लग जाइएगा।
उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए।